मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। इट मीन द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आपने देखा होगा, आप रोटेशन डायनामिक्स उठाइए महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 का, तो देखेंगे जो भी मैंने बताया उनमें सिर्फ फॉर्मूले दिए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने उसको बहुत डीपली बताया ताकि कंपटीशन हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो। जितना मैं पढ़ा दिया बेटा उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। जब पूरा हो जाएगा तो पूरे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा डिफरेंट बुक से, ताकि आपको उस चैप्टर के आप मास्टर हो जाएंगे। अब जैसे v इक्वल टू r ओमेगा भी मैं बताया, सिर्फ फार्मूला दिया है, सबका एक एक वर्ड फार्मूला सिर्फ v इक्वल टू r ओमेगा। लेकिन ये v इक्वल टू r ओमेगा आया कैसे, ये कैसे आप डिराइव करोगे, अगर ये पूछ दिया कहीं भी तो आप कैसे बताओगे। ये कहीं भी महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है, लेकिन फार्मूला दिया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको डिराइव करके भी आपको बताऊंगा, जो और टीचर इसको टच भी नहीं करते हैं, जो कि मैं एक एक चीज़ को डीपली बताया। तो हमारे में और में क्या फ़र्क है, यू कैन ऑल्सो इमेजिन टू योरसेल्फ। तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ द रिलेशनशिप बिटवीन angular velocity and linear velocity. Angular velocity and linear velocity. It means what is the relationship between angular velocity and linear velocity. मैं आपको बताऊंगा। अब ये इसका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप के लिए मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ये मान लो कि एक सर्कल है, ये सर्कल वो है इसका सेंटर, हमने इसको P0 या P कुछ भी मान लीजिए। यहाँ एक पॉट के लिए सर्कल पर मूव कर रहा है, ये दूसरा पॉट के लिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया मूव करते हुए, इससे मूव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1, और यहाँ से यहाँ तक ये θ2 कहलाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पॉट की डिस्प्लेसमेंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो भी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, ट्रेवल किया, वो क्या होगा, ये यहाँ पर डेल्टा एस हो जाएगा, और दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा हो जाएगा ये डेल्टा ओमेगा। ये क्या है, यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, ये सर्कल का रेडियस r है। तो मैंने फिगर आपको बनाया डेरिवेशन के लिए, आप इसको फॉलो करें। अब मैं कैसे इसको डिराइव करना है v इक्वल टू r ओमेगा को मैं आपको बताऊंगा। इसको आप देखिए, ये v इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ पर लिखिए लेट द पार्टिकल travels delta s distance on the circumference of circle of the circle in time interval delta t during its journey में जैसे घूम रहा है कंटिन्यूस, then what happened, angular displacement
theta is equal to arc upon radius. I will also explain in previous videos. Theta is equal to arc upon radius, or theta is equal to delta S upon what? R. It is equation first. To divide by delta t in both sides of equation first. In both sides of equation first, hence we get अब दोनों तरफ हम डेल्टा टी का डिवाइड करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डेल्टा थीटा भी यूज कर रहे हैं, जब इधर डेल्टा थी इधर यूज करते हैं, यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इजकल टू आर को हम सेपरेट कर रहे हैं, ऊपर वन छिपा है, 1/r इंटू डेल्टा एस भी इसको लिख सकते हैं, ये स्प्लिट करके 1/r इंटू ये तो डेल्टा एस है अपॉन आर, अब 1 ही डेल्टा एस, आर तो इधर आ गया, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1/r अपॉन डेल्टा टी यहाँ भी आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है, आपको बताया है कि डेल्टा टी का दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हमें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए डेल्टा टी अगर हम लेफ्ट में भी डिवाइड करते हैं तो हमें राइट में भी करना पड़ेगा, ताकि उसकी नेट वैल्यू 0 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। एक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है। तो अब ये क्या होगा, जब ये इतना आया तो हमें इंस्टेंटेनियस, अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल पर अगर मूव कर रहा है, तो अगर सपोज दैट अगर थोड़ा सा उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी हुआ थोड़े से समय डेल्टा टी में, तो उस कंडीशन में वो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिख लो, पहले इसको भी चाहो तो लिख सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड, अब यहाँ लिख दो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो ओमेगा है हमने मान लिया कि ओमेगा रखा, इज इक्वल टू इसका लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टू 0, ये क्या है यहाँ पर लेफ्ट में थीटा और टी है, यानी हम यहाँ यूज करेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, बहुत ही माइन्यूट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी बहुत माइन्यूट है, तो उसके लिए डी का प्रयोग करेंगे, यानी डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी आया। इस तरह सिमिलरली इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ लिखोगे इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू, एरो चाहे तो लगा सकते हैं आप, दोनों इसके वेक्टर है, तो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू लिमिट, इसका भी लिमिट लो, डेल्टा टी टू 0 क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई टी जो राइट में लिखा हुआ है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर कोई भी पार्टिकल या बॉडी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर बहुत थोड़े समय में थोड़ा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी को शो करेगा, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी टी जो है, यानी ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम दोनों के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी को इक्वल सेकेंड में पुट करते हैं, टू पुट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस angular velocity and instantaneous linear velocity
instantaneous linear velocity, instantaneous linear velocity in इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं तो क्या होगा, हेंस वी गेट, अब ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ उतारिए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है इक्वल टू 1/r इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये भी है। और अब यहीं पे इसके वैल्यू को पुटअप कर दीजिए इंस्टेंटेनियस का, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टू 0, क्या था यहाँ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इसका वैल्यू हुआ। तो और यहाँ लिख सकते हैं, दोबारा इक्वल टू उचित नहीं है, और ये कहिए चेक कहिए, एक अच्छी चीज़ है, इक्वल टू 1/r आ जाएगा यहाँ, इंटू इसका भी लिमिट है जो आप ले चुके पर लीनियर सेंट्रल लाइन वेलोसिटी के लिए, ये लिमिट डेल्टा टी टू 0 डेल्टा टी टी 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। और कर सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी क्या हो गया इसका वैल्यू। अब इसके स्थान पर जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपने लिखा है यहाँ ओमेगा लिख दीजिए, सीधे इसको रिप्लेस कीजिए ओमेगा से, आर रहेगा। यहाँ लिनियर वेलोसिटी एस, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट का लिनियर वेलोसिटी, तो पूरे के स्थान पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा वी अपॉन आर, स्पेस नहीं है तो मैं इसको नीचे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह आप इसको देख सकते हैं ताकि डेरिवेशन तो कंप्लीट हो जाए। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर हुआ, यही प्रूफ हुआ, यही हमें आपको निकालना था, प्रूफ करना था। इट विल बी प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड हियर। अब ये क्या है, अब इसके बारे में नोट में एक पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये नोट का पॉइंट है। नोट में आप क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट, linear velocity is directly proportional to the radius of circle r. Linear velocity small v is directly proportional to the radius of circle. रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर, यानी v डायरेक्टली टू r होता है। इट मीन्स अगर रेडियस ऑफ सर्किल बढ़ेगा तो लिनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, और सर्किल छोटा हो जाएगा यानी रेडियस कम होगा तो लिनियर वेलोसिटी भी कम होगी, दोनों डायरेक्टली होते हैं। यानी हम यहाँ पर आपको इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, नंबर सेकेंड पॉइंट में शॉर्ट में लिख रहे हैं वी और डब्ल्यू के फॉर्म में, कई जगह कम है। इफ द वैल्यू ऑफ वी इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ ओमेगा will be also increases. Also increases while if the value of v small v means linear velocity will decreases then the value of angular velocity means omega will also decrease. Then the value of omega will also decreases. इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ये दोनों इस पर सब पर MCQ आते हैं,
चाहे नीट हो, IIT JEE हो, महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम्स होता है, सब पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा प्रिपेयर्ड होना है। जब इतना डीपली जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप और टीचर से मेरा कंपेरिजन कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरी डीपली पढ़ाया है, उसके बाहर फिर कुछ भी नहीं आना। डेरिवेशन है आपका, सिर्फ ये फार्मूला दिया है, ये फार्मूला, बस एक वर्ड फार्मूला दिया है, लेकिन मैं पूरा आपको डिराइव करके फार्मूला को मैंने ला दिया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। हाँ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बुक्स, इट इज सेड टू बी व्हाट, ये क्या कहलाएगा, ये इसका नाम है व्हाट, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, it is said to be uniform circular motion. What is uniform circular motion? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पथ पर बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, व्हेन ए पार्टिकल repeats its circular path with a constant speed is called uniform circular motion. Uniform circular motion, or it is said to be what, UCM भी इसको बोलते हैं। मैं यहाँ भी आपको लिख देता हूँ ऊपर हेडिंग में भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम शॉर्ट में UCM भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बात है, हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल पर अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस बात को डिनोट करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने बताया कि पार्टिकल मूव करता है। अब ये चाहे तो लिख सकते हैं नोट में, फिर इसके बाद बताऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। नंबर फर्स्ट, it shows the speed of
speed of a particle constant is constant. It means कांस्टेंट स्पीड को शो करेगा, कांस्टेंट स्पीड को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होता रहता है। इट शोज द चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी वीटी में चेंज होता रहता है। इट शोज द चेंजेज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा में भी ये चेंजेज को शो करता है फॉर्म। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में चेंजेज होते रहते हैं। अब ये नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, घूम रहा है, उस पर चल रहा है, मोशन में है सर्कुलर पाथ पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक एक्सीलरेशन, दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं। एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है जो सरकमफेरेंस से जैसे से पार्टिकल मूव करेगा, रेडियस के परपेंडिकुलर उसका वो, जब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। ये चीज तो शो करेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है तो मूव करते समय एक एक्सीलरेशन हमेशा उस ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है, और उस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स और इनवर्ड सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। जो एक्सीलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वही एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की ओर, उसका डायरेक्शन हमेशा जैसे मूव करेगा तो हमेशा उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर बना रहेगा, तो वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसको मैं डिफाइन करता हूँ। an acceleration is produced on a body, produced by a body. If an acceleration produced by a body towards means inward, अंदर की ओर, दोनों लिख रहे हैं, towards the direction of center of circle, direction of center of circle, center of circle is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration, or it is said to be what? What is the another name of centripetal acceleration? Or it is said to be radial acceleration. इसी का दूसरा नाम है रेडियल एक्सीलरेशन, भी इसको हम बोलते हैं। इट इज सेड टू बी रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन।
रेडियल एसिलेशन और सेंट्रीपिटल एसिलेशन। हमेशा इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होती है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल कहा जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए, वो भी ए के द्वारा इसको भी शो करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एसिलेशन है यानी वेक्टर होगा ही होगा, क्योंकि इसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ज्ञान होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन सीरियस सिस्टम और गॉसियन सिस्टम। Gaussian system, its unit is सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसिलेशन है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉमा इन एमकेएस और एसआई सिस्टम, इन एमकेएस और एसआई और मीट्रिक, कुछ भी कही हम पहले बता चुके हैं, और फ्रेंच सिस्टम, कई नाम इसके हैं जो भी आप यूज कीजिए। और इन फ्रेंच सिस्टम its unit is what? Its unit is meter per second square, meter per second square. And in APS or British system, its unit is foot per second square. It's foot per second square. Its dimension formula, its dimensional formula is what? m0 lt minus 2, मैंने lt to the power minus 2 कह सकते हैं। अब ये इसका फार्मूला क्या है? इट्स फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, इसको रेडियल भी बोलते हैं, और रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। इसका ये फार्मूला आता है इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको मैं रेड से कर रहा हूं ताकि आपको दूर से दिखाई दे। ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, इसका फार्मूला है। अब हम इधर आते हैं, उधर इस पे थोड़ा कम है। अब ये मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बताया। ये क्या है? अगर मान लीजिए इक्वल टू वी स्क्वायर है, इफ वी इक्वल टू आर ओमेगा, जो भी हमने पहले भी प्रूव किया था, इफ वी इक्वल टू आर ओमेगा, देन तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो आर ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन आर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर से आर कैंसिल, हेंस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आर ओमेगा स्क्वायर क्या है? ये आपका, ये भी एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए। अगर वी आर दिया तो ये निकल जाएगा, यहाँ पर आर ओमेगा दिया तो ये निकल जाएगा। इसी में आप ये भी कर सकते हैं, अगर ओमेगा का वैल्यू, और यहाँ पर लिखिए इफ
ओमेगा इक्वल टू 2π/t, देन अगर 2π/t है तो ए का वैल्यू इक्वल टू r इंटू 2π/t का होल स्क्वायर यानी r इंटू 4π² यह आएगा। और हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, और ए इक्वल टू 4π² इंटू r/t²। ये भी एक फार्मूला है, इससे भी आप वैल्यू r और t दिया तो निकाल सकते हैं सेंटीमीटर या रेडियल एक्सीलरेशन के वैल्यू को, या और भी इसमें पुटअप कर सकते हैं। वो क्या होगा, अगर मान लीजिए इफ ओमेगा का वैल्यू, इफ ओमेगा इक्वल टू 2πn, इसमें एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ साइकिल भी बोल सकते हैं। अगर ओमेगा इक्वल 2πn है तो अब इसे ऊपर वाले फार्मूला में ए इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर है, तो r इंटू 2πn का होल स्क्वायर इक्वल टू 4π² n² r के बराबर होगा, यानी a का वैल्यू ये है। यानी इसको भी मैं, इस फार्मूले को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप अपने बुक से देख सकते हैं, आपके बुक में केवल 2 फार्मूले दिए हैं, ये a इक्वल टू v²/r ये दिया है और एक r ओमेगा स्क्वायर दिया है। चाहे तो इस पर एरो वेक्टर है बना सकते हैं, हर जगह वेक्टर का साइन दे सकते हैं, और वेक्टर है सब। तो इस तरह से मैंने आपको एक फार्मूला के आसान पर 4 फार्मूला बता दिया। अब इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं पूछा गया है। इतना अगर आपको याद है, प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल का, तो ऑलरेडी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन को मैंने बताया, एंगुलर एक्सीलरेशन का ये फार्मूला हुआ, हमने इसको डिराइव भी कर दिया, यानी यहाँ पर ये हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, वो नोट्स में बताऊँगा। नोट का मतलब उससे रिलेटेड जो MCQ में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब मैं नोट में डाल देता हूँ उसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ, तो नेक्स्ट मैं आपको नोट में पॉइंट बता रहा हूँ जो एंगुलर एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, और सॉरी सेंटीमीटर एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको आप देखिए। नंबर फर्स्ट, ये नोट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। The direction of angular or radial acceleration, the direction of angular or radial acceleration is always towards, और इनवर्ड भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स और इनवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर को हमेशा अंदर की ओर इसकी दिशा होती है। द सेंटर ऑफ सर्कल। नंबर सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, ये मैंने बताया कि रेडियल एक्सीलरेशन और
जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड सेंटर होती है, एटवर्ड सेंटर होती है। लेकिन उस कंडीशन में एक्सेलरेशन के द्वारा ही जो टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं, द चेंजेज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू tangential velocity is only due to the presence of centripetal acceleration. Acceleration. Number third point, और इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं जो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, इसका जो डायरेक्शन होता है ये नेगेटिव होता है। इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव, इस डायरेक्शन इज नेगेटिव, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव होता है। साथ ही साथ जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या शो करता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को तो शो करता ही करता है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन है ये हमेशा उसी ऑब्जेक्ट पर कार्य करेगा जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन centripetal acceleration is only acts on those objects which revolves along the circular path. Along the circular path पर जो रिवॉल्व करता है उससे में इसकी डायरेक्शन होती है along the circular path। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये वेक्टर होता है, मैं आपको बताया था। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। As well as direction, it has magnitude as well as direction, hence it is a vector quantity. It is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अब ये इसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और साथ ही साथ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूँ, तब उसके बाद हम फिर उस पर आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लिखी नहीं जाएगी, ओरली में बताऊँगा, आप उसको अंडरस्टूड कह सकते हैं, तो उसको जानिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड बढ़ता घटता रहता है, जैसे पंखा है, हमने स्विच ऑन किया फिर स्विच ऑफ किया, स्पीड तेज हुआ फिर धीमा हुआ फिर तेज हुआ धीमा हुआ, तो सर्कुलर पथ पे तो रोटेशन मोशन कर रहा है पंखा, लेकिन ऐसी गति क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल है।
इसीलिए इसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट if the speed of an object is increasing or decreasing continuously, increasing or decreasing continuously during circular motion, continuously during circular motion, is called non-uniform circular motion. Is called non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. एग्जाम्पल के तौर पर आप जान सकते हैं। एग्जाम्पल, switch on or switch off the electric fan or electric motor. और इलेक्ट्रिक मोटर, ये इसका एग्जाम्पल। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मोटे में आप जान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है ये बढ़ता और घटता रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम और क्या आपको बता सकते हैं, ये होता क्या है, इनमें क्या होता है, एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन के थ्रू ही उसमें चेंजेस होते रहते हैं। नोट के पॉइंट में बताऊंगा आपको इससे। अब नॉन फॉर्म का नोट देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट में बता रहा हूँ। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि नंबर फर्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ मोशन the speed of an object increasing or decreasing continuously. Increasing and decreasing continuously. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है लगातार। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है, द origin of tangential velocity is only due to origin of centripetal acceleration. The origin of tangential velocity is only due to origin of centripetal acceleration. Centripetal acceleration. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा कि
अब ये अल्फा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है इस कंडीशन में, इसमें लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा angular velocity in bracket omega and angular acceleration alpha, angular acceleration alpha will be in upward direction when particle body object जो लिखे when particle is moving in anti-clockwise direction, when particle is moving in anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह अपवर्ड तभी हो जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी omega and the direction of angular velocity omega will be in upward direction while the direction of angular acceleration will be alpha will be in downward direction, ये अपवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन कब, जब ये एंटी क्लॉक है, और जब ये क्लॉकवाइज होता है डायरेक्शन व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ओमेगा अपवर्ड होगा और अल्फा डाउनवर्ड होगा। इसका फिगर मैं बता रहा हूँ ताकि इससे इस फिगर के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ये है एंटी क्लॉक में है, ओमेगा भी ऊपर की तरफ है और अल्फा भी ऊपर की तरफ है, दोनों, यानी ये थर्ड पॉइंट को शो करता है, तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए फिगर ये, थर्ड के लिए फिगर है, फोर्थ का भी मैं फिगर नीचे ही बना दे रहा हूँ। इसमें ओमेगा तो ऊपर रहेगा लेकिन अल्फा का मान नीचे, एक दूसरे की अगेंस्ट, यानी ओमेगा के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर वो है, इसके ये दोनों ऊपर आएंगे अपवर्ड एंटी क्लॉक में, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में ये एक ऊपर एक नीचे रहेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया। इसके लिए फिगर के साथ कैसे मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और एक पॉइंट, फिर इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन आपका या रेडियसेशन फिनिश हो जाएगा। इनमें और क्या है, जगह कम है इसलिए मैं इसको फिफ्थ पॉइंट को मैं स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद जो है
हम फिफ्थ पॉइंट आपको बताते हैं। हाँ, तो इसके आगे का फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो सेंटीमीटर एसोसिएशन से रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट में यह है कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो थीटा है, ओमेगा है, अल्फा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। When centripetal, when the magnitude of centripetal acceleration will be constant, then the value of angular displacement theta angular velocity omega and angular acceleration alpha will act along the rotation axis. सबकी डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस के नाम होगा। थीटा क्या, ओमेगा का, अल्फा का जो डायरेक्शन होगा रोटेशन एक्सिस जिस पर बॉडी मूव कर रही है उसी के अलावा उसका डायरेक्शन होगा। along the direction of rotation axis, along the direction of rotational axis, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो मैंने आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने इस लेक्चर में आपको यहाँ तक फिनिश किया। अब ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कितने तरह के फोर्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में एक झलक दूंगा। आप 2-4-6 फोर्स जानते होंगे। आप देखिए मैं आपको कितना बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको 20 तरह का मोशन बताया वैसे भी फोर्स भी बताऊंगा। तो फोर्स का इंट्रोडक्शन करके, क्योंकि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो हो गया, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताएंगे। ये इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसमें तो पहले फोर्स का आपको इंट्रोडक्शन देंगे, तो फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और हमारी तरफ से सभी लोगों को आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन माय डियर चिल्ड्रेन। ओके, थैंक यू।